चले भाई पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। अब हमें एमसीक्यू क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 18। जोसेफ सेल्स गुड ऑन क्रेडिट एंड मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कि भाई वो सारा माल उधार बेच रहा है और प्रोविजन भी मेंटेन कर रहा है। ही वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रोविजन बाय 250 रुपए। कि उसने अपना प्रोविजन इंक्रीज कर दिया 250 रुपए से। सवाल बोल रहा है आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे। आ जाए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला है आपको, मैंने बताया था कि बेटा जब भी आपका प्रोविजन इंक्रीज होगा तो ये नुकसान है मेरा। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये एंट्री पास करूंगा मैं। इनकम स्टेटमेंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। इसके पीछे पूरी वसात की हुई है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। अगर ऑन द अदर हैंड आपका प्रोविजन डिक्रीज होता तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट पे आता। क्यों क्रेडिट पे आता, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। और प्रोविजन की नेचर तो आपको पता है, प्रोविजन तो ऑलरेडी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। तो एंट्री ये बननी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 250 रुपए से। आ जाए हमें, यानी कि यही वाला सवाल यही एंट्री को उठाना है। अब यहाँ पर क्रेडिट कस्टमर की बात है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में भी क्रेडिट कस्टमर की बात है, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि डी में क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, यानी कि ये एंट्री जो है वो डिक्रीज की एंट्री है, मगर यहाँ पर आपका प्रोविजन हो रहा है इंक्रीज। तो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकम स्टेटमेंट डेबिट 250 रुपए से एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 250 रुपए से। आगे आते बेटा, विच आइटम्स आर डिडक्टेड, मतलब माइनस हो रही है। विच आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट की बात करें कि भाई कौन कौन से आइटम्स हैं जो इसमें से डिडक्ट करता हूं मैं प्रॉफिट निकालने के लिए, जीपी के बाद की बात कर रहा है। आ जाए पहला ऑप्शन देखें, बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस। अब ये बैलेंस का क्या मतलब होता है बेटा, जब मैं प्रोविजन का अकाउंट बनाता हूँ तो प्रोविजन में बैलेंस बीडी होता है क्रेडिट साइड पे, फिर बैलेंस सीडी आता है डेबिट साइड पे। तो ये बोल रहा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये कैरी डाउन। ये कैरी डाउन तो मेरा पार्ट ही नहीं ना, ये कैरी डाउन तो एसओएफपी में आता है। इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो ये बैलेंस तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता। अब मैं चेक करता हूँ नीचे ऑप्शंस में, ए बी सी में ऑप्शन 1 कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है। इसका मतलब जहाँ 1 है तो ये ऑप्शन में सीधे सीधे एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, सी और डी ऑप्शन होगा। मेरी प्रोबेबिलिटी जो है पहले 25 या 50 हो गई है। चेक करते हैं एंट्री नंबर 2, कैरेज पेड ऑन गुड्स सप्लाई टू कस्टमर्स। कि मैं जब गुड्स सप्लाई करूंगा कस्टमर्स को तो मैं उन पे कैरेज पे करूंगा, तो बेसिकली ये मेरा है कैरेज आउटवर्ड्स, एंड कैरेज आउटवर्ड्स जो है आपका एक्सपेंस में आता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ड्राइंग्स मेड बाय द ओनर, ड्राइंग्स जो मैं करता हूँ वो मैं इनकम स्टेटमेंट डालता नहीं हूँ, मैं डालता हूँ एसओएफपी में, फाइनेंस बाय के सेक्शन में। तो यहाँ पर आईएस की बात कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 2 बच गया, अब 4 बच गया। तो आप देख लें ऑप्शन डी में 2 और 4 ही है। मैं फिर भी आपको 2 4 पढ़ के बताता हूँ। वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को वेजेस पे करूंगा, मेरा खर्चा है ये, तो ये भी आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह एलिमिनेशन करते रहेंगे। आ जाए 20 पे, ऑन 31 दिसंबर 2019 जॉन हैड नेट एसेट्स ऑफ 2000 रुपए। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट मीन्स कि सारे आपके टोटल एसेट्स और सारी टोटल लाइबिलिटीज, इनको जब माइनस करूँ ना तो मेरे पास पड़ा हुआ है 2000 रुपए एंड अ कैपिटल ऑफ 2000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि अब देखें कैपिटल का भी फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज भी कैपिटल होता है और टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज नेट एसेट होता है। दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है, यानी कि आपके पास 2000 रुपए पड़े हुए। ठीक है, नेट एसेट्स या फिर कैपिटल दोनों सेम ही बात है। ऑन 1 जनवरी 2020, अगले साल की पहले दिन, गुड्स कॉस्टिंग 140 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 220। गुड्स की कॉस्ट थी $140 की, मैंने बेचा है उसको 220 का। अब देखिएगा 140 की कॉस्टिंग थी, बेचा है 220 का, फायदे में बेचा है। अब सवाल बोल रहा है कि इस एंट्री का इफेक्ट क्या है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसओएफपी में ये जो हमने ये जो ट्रांजैक्शन की है, जो हरकत की है, इसका क्या इफेक्ट होगा। चेक करते हैं बेटा, नेट एसेट्स में क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 140 का माल पड़ा हुआ था, मैंने उसको 220 का बेच दिया, 220 का बेच दिया क्रेडिट पे। इसका मतलब यानी कि मेरे पास 140 गया और मेरे पास रिसीवेबल्स आएंगे ना 220 के, तो इसका मतलब 220 प्लस में है, 140 माइनस में, इसका मतलब 80 का फायदा है, 80 का फायदा है। नेट एसेट्स का जो फायदा है वो 80 का है। चेक करते हैं इसी तरह यहाँ पर, यानी कि 80 वाली वैल्यूज मुझे सेलेक्ट करनी है। नेट एसेट्स की वैल्यू 80 ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है। सी और डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 220 की अमाउंट है। इसी तरह मुझे कैपिटल का भी देखना है, पहले मैं नेट एसेट्स का देख लेता हूँ फिर मैं कैपिटल पे आऊंगा। अब मुझे आप बताएं बेटा, नेट एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कैसे होने हैं, क्या आप 220 का माल बेच रहे हो, आपको पड़ हो रहा है 140 का, तो आपका ऑप्शन नंबर भी 80 इंक्रीज पे आ रहा है अभी फिलहाल। कैपिटल देख लेते हैं,
जब ऑब्वियसली बात है बेटा आप 140 का माल 220 का बेचोगे तो आपने उस पर 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया, जब 80 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे तो आपका कैपिटल भी तो इंक्रीज होगा ना, तो विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं आगे 21 पे। एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर रविंदर मेड एन एडजस्टमेंट फॉर रेंट ओड बाय अ टेनेंट। रविंदर भाई एक बंदा है जिसको रेंट मिला है, एक टेनेंट है उसको ओड, यानी कि अब देखें यहाँ पर इसको रेंट रिसीव हुआ है, ये ओड जो था वो टेनेंट था, एक टेनेंट ने एक बंदा, यानी कि इस बंदे को रेंट मिला है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसकी एफएस में क्या एडजस्टमेंट होगी चेक कर दें। अब अगर मुझे रेंट रिसीव हो गया, अगर मुझे रेंट रिसीव हो गया तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कह रहा है हाउ डिस अफेक्ट। अगर ये मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो ये मेरे प्रॉफिट को क्या इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा प्रॉफिट आपके हो जाएंगे इंक्रीज, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो, क्योंकि इनकम बढ़ रही है ना, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज है, या सी होगा या डी होगा। चलें आ जाए। अब एक और चीज बताएं कि अगर आपको रेंट मिलेगी, आपको रेंट मिलेगा तो ये आपकी करंट एसेट्स पे क्या इफेक्ट करेगा, करंट एसेट्स आपके, ये अदर रिसीवेबल्स की अमाउंट है, अदर रिसीवेबल्स की अमाउंट में जब ये अमाउंट आएगी तो ये अमाउंट आपके करंट एसेट्स को भी बढ़ाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी या डी था, दोनों में इंक्रीज इंक्रीज कहाँ आ रहा है, डी में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन के प्रॉफिट भी इंक्रीज एंड करंट एसेट्स भी इंक्रीज हुए बिकॉज ऑफ अदर रिसीवेबल्स। आते हैं नेक्स्ट पे 22 पे। द ओनर ऑफ द बिजनेस टुक गुड फॉर हिज ओन यूज बट फॉरगेट टू मेक एन एंट्री इन द अकाउंट्स। बोले भाई ओनर ने गुड्स ले लिया अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए जब गुड्स लिए तो इसका मतलब इसने गुड्स की ड्राइंग कर ली, और जब गुड्स की ड्राइंग की तो इसने ये एंट्री अपने अकाउंट्स में मेंटेन ही नहीं की, तो हाउ वुड दिस अफेक्ट ऑन, ये एरर जो है वो इसके प्रॉफिट पे और इसके कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क करेगा, जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं ड्राइंग्स गुड्स की ड्राइंग करता हूँ, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, गुड्स की ड्राइंग करता हूँ तो मैंने गुड्स की ड्राइंग रिकॉर्ड ही नहीं की, इसका मतलब मेरे कॉस्ट ऑफ सेल में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, जब कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट जो है, अब जब कॉस्ट में बढ़ाऊंगा, जब इसको लिखूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, प्रॉफिट हो जाएगा कम, मगर यहाँ मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये चीज रिकॉर्ड ही नहीं करना भूल गया हूँ, तो जब ये एरर जब करूंगा, ये सही करूंगा तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट को ये कर देगा कम, यानी कि अंडरस्टेट कर देगा, अंडरस्टेट मींस ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, बिकॉज प्रॉफिट यहाँ पर अंडरस्टेट होगा। अब चेक करते हैं बेसिकली कैपिटल पे क्या फर्क पड़ रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जो है गुड्स की ड्राइंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं गुड्स लेके जा रहा हूँ, यानी कि परचेजेस, यानी कि ड्राइंग्स हो रही है प्लस, ड्राइंग्स जब प्लस हो रही हैं, ड्राइंग्स हो रही है प्लस, अब नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क आ रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है माइनस, जरा गौर से देखिएगा, ड्राइंग्स हो रही है प्लस और प्रॉफिट हो रहा है माइनस, इसका मतलब एक चीज प्लस हो रही है एक चीज माइनस हो रही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क पड़ेगा, एक चीज प्लस, अगर मैं बोलूं प्लस 500 माइनस 500 तो इसका मतलब प्लस 5 माइनस 5 आंसर नेगेटिव, आंसर बिल्कुल नो इफेक्ट हुआ, कोई इफेक्ट किया ही नहीं, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पे इसने कोई इफेक्ट नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवरस्टेट तो ओवरस्टेट तो करेगा ही ना, एक दफा एक जगह प्रॉफिट को गिरा रहा है, एक जगह ड्राइंग्स को बढ़ा रहा है, तो आपने कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज एंड ड्राइंग्स इंक्रीज, तो विच मींस नो इफेक्ट। अब आते हैं 23 पे। 23 बोल रहा है राजिद एंड सुनील आर फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019 बट डिड नॉट प्रिपेयर अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने बनाया नहीं है। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ, कैपिटल 40,000 20,000 ड्राइंग्स वगैरह एंड शेयर ऑफ वर्क यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट 50-50%, जो प्रॉफिट और लॉसेस का रेशियो है वो 50-50% है, इक्वली बांट रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पास। अब ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, दे डिसाइडेड टू ड्रॉ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर ईयर्स, अब अगले सालों के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, तो विच आइटम वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू राजिद, राजिद के लिए सबसे बेनिफिशियल आइटम क्या होगी, इस जो आपके पास इन्फॉर्मेशन की, मैंने चेक करते हैं बेटा, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 40,000 का, सुनील ने किया 20,000 का, इसका मतलब राजिद का कैपिटल ज्यादा है, राजिद का कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब इस पे जो बिजनेस है वो उसको इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट इसके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके लिए फायदेमंद बात हो सकती है। अब आगे आते हैं, ड्राइंग इसने की है 5,000 की और इसने की है 3,500 की, जब ड्राइंग्स ये करेगा तो ड्राइंग्स ये कर रहा है तो बिजनेस को ये इंटरेस्ट देगा, तो इसका मतलब ये तो इंटरेस्ट ज्यादा देगा ना कंपेयर टू सुनील, तो इसका मतलब यहाँ तो इसको फायदा दिख नहीं रहा, और शेयर ऑफ वर्क तो एड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब ये इसके लिए फायदेमंद बात होगी कि ज्यादा कैपिटल है तो ज्यादा इंटरेस्ट इसको बिजनेस की तरफ से रिसीव होगा, तो which item would be most beneficial for Rajit, which is interest on capital, interest on drawings हो नहीं सकती because drawing उसको देनी पड़ेंगी, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट किया, लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स ये भी ऑप्शन नहीं है, और पार्टनरशिप सैलरीज तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया हुआ,
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 24 पे। हैरी एंड जेन आर इन पार्टनरशिप। हैरी एंड जेन आर इन पार्टनरशिप, दे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू हैरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ये सारी हैरी की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। द ओपनिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सैलरी, ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट। द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन हैरीज करंट अकाउंट वाज 28,200। करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो 28,200 था। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 28,200 क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा 28,200। अब देखें सैलरी दी हुई है, सैलरी का मतलब ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी 8,000, तो 8,000 यहाँ आ जाएगा। ड्राइंग्स 2800 की यहाँ आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 4600, जो चीज़ें लेस होती हैं बिजनेस से वो यहाँ आती हैं, जो चीज़ें ऐड होती हैं वो यहाँ आती हैं, समझाया था मैंने। तो अब ये करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें पुट कर दी हैं 28,200 की, देन ड्राइंग्स, देन सैलरी, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड देन ड्राइंग्स। अब इन सबको प्लस करूंगा, इन माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 28,200 प्लस 8,000 प्लस 4600 माइनस 2800, which is 38,000 and option B is the correct option। 38,000 की के what is the closing balance on his current account, तो closing balance निकाल लिया 38,000 का। अब आते हैं 25 पे। which item is shown in income statement of a company, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में, आईएस में भी एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी, यानी कि आईएस में और सोशी में, ये दोनों में ऐसी कौन सी आइटम है जो दोनों में आएगी, दोनों में आएगी। आ जाए चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आप जो जब लोगे तो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है बेसिकली मेरी सोशी का पार्ट नहीं होता, मेरे सिर्फ आईएस का पार्ट होता है, तो ये आइटम सिर्फ आईएस की है। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड, मैं ऑर्डिनरी शेयर्स को जब डिविडेंड दूंगा तो ये तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट है, तो ये सोशी का पार्ट है। यहाँ सवाल बोला है दोनों में कौन सी चीज आती है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका आईएस में भी, आईएस से फाइंड होगा, आईएस में भी आएगा और सोशी में भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जीआर, जब जीआर ट्रांसफर हो गए तो रिटेन अर्निंग से माइनस करते हो, जीआर में प्लस करते हो, तो यानी कि ये भी सोशी का पार्ट है। तो ये ऐसी आइटम है जो आईएस में भी आएगी एंड सोशी में भी आएगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 26 पे। Hassan's capital decreased by 200 over the year, even though he made a profit of 7,000. Which transactions caused this? हसान का कैपिटल डिक्रीज हो गया 200 से। अब ये बोल रहा है क्या ऐसी एडजस्टमेंट होगी जिसकी वजह से ये मामला हुआ होगा। अब देखें बेटा, याद रखिएगा कि आपको मैंने सिंगल एंट्री का सवाल करवाया था, तो उसमें हम ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या करते थे, ऐड, ड्राइंग्स करते थे माइनस, जो आंसर आता था वो आता था क्लोजिंग कैपिटल का। अब ये अमाउंट 200 की, ये क्लोजिंग है ओपनिंग है, कैसे पता चलेगा। आप देखें बेटा सवाल में देखो हिंट दी है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब यानी कि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल की बात होगी, ये जो अमाउंट होगी 200 ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है 200 से, यानी कि कम हो रहा है 200 से, तो इसका मतलब 200 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट फिर भी उसने कमाया 7,000 रुपए का। अब ऐसी क्या वजूहत थी कि ओपनिंग कैपिटल कितना था और ड्राइंग्स कितनी थी कि जिसकी वजह से मेरा आंसर 200 आया। चेक करते हैं हर ऑप्शन को, इसमें इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, जो ऑप्शन से मेरा ये आंसर आ रहा होगा 200 डिक्रीज हो रहा होगा, मैं उसको टिक कर दूंगा, सिंपल इज दैट। अब चेक करते हैं बेटा, पहले वाले में देखें कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है 1,000 रुपए का, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल 1,000 रुपए अगर मैं लिखता हूँ और ड्राइंग्स लिखता हूँ 8,200 की, जो कि माइनस होंगी, तो 1000 प्लस 7,000 विच इज 8,000, 8,000 में से 8,200 माइनस करूंगा तो आंसर 200 नेगेटिव आएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर रहा है। ऑप्शन बी में अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ 1,000 रुपए का और 8,200 का ड्राइंग्स माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 200 डिक्रीज ही होगा। बाकी आप सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर 1200 ये ऐड करूंगा, ऐसे में अभी यहाँ तक मुझे आंसर समझ आ गया कि हाँ भाई ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी मैं तसल्ली के चेक कर लेता हूँ कि 1,200 रुपये यहाँ पर है, 6,000 रुपये यहाँ पर है, तो 1,200 यहाँ पर आ जाएगा, 7,000 यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8,200। 8,200 में से मैं 6,000 माइनस करूंगा तो इसका आंसर, मेरा आंसर ये नहीं आएगा, सही है। तो यानी कि इसका मतलब मैंने पहले ऑप्शन से ये रीड कर लिया कि ये बिल्कुल इस तरह के सवाल में आप सारे ऑप्शन पुट करोगे जिससे जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आपका परफेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इस सवाल में। आते नीचे 27। अहमद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 1 जनवरी 2019, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल बोला है बाय हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय द एंड, कि एंड में कितना इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में कितना इंक्रीज हुआ है। साल के शुरू में था बेटा ट्रेड रिसीवेबल 15,000 रुपीज का, फिर हमने साल के दौरान क्रेडिट सेल्स की, कैश सेल्स की, चेक मिले और इररिकवरेबल डेट्स मतलब यानी कि बैड डेट हो गए। यानी कि यहाँ पर आपको ट्रेड रिसीवेबल की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो आप बेहतर है कि ट्रेड रिसीवेबल का एक अकाउंट बना लो, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लो। ओपनिंग आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है 15,000 की, तो बीडी आपके पास दिया हुआ है 15,000 का।
आपने क्रेडिट सेल की है 85,000 की, ये बेटा क्रेडिट सेल्स, CRSAL क्रेडिट सेल। कैश सेल यहाँ का पार्ट नहीं है क्योंकि कैश सेल्स आपका कैश बुक में आता है, हाथों हाथ पैसा आ गया, तो ये तो सारी मैं बेसिकली वो उधार वाली बातें होती हैं इधर, ठीक है, क्रेडिट वाली बातें होती हैं, यहाँ पर क्रेडिट की बातें करूंगा, तो ये कैश सेल्स आपका पार्ट नहीं है, कंफ्यूज करने दिया था सवाल ने। चेक रिसीव्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जब पैसा आएगा 65,000 आ जाएगा यहाँ पर बैंक के नाम से, वो ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का थोड़ा सा पार्ट है ये। चेक और फिर इररिकवरेबल डेट्स, ये भी अमाउंट डाल दी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इररिकवरेबल डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स यानी कि अमाउंट मिलेंगे ही नहीं, 200-2,000 रुपए बैड डेट जो कि एक्सपेंस है मेरा, ठीक है। अब चेक करता हूँ मैं, जब क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तो 15 + 85 विच इज 100, 100 में से मैं 67 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा 100 - 67 विच इज 33। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, CD जो आ रहा है वो आ रहा है 33,000 का। सवाल देखिएगा, CD 33,000। सवाल बोल रहा है बाय हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, सवाल ये नहीं बोल रहा बेटा आप क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बोल रहे एंड में कितने से इंक्रीज हुआ। पीडी इधर कितना था 15,000 का, एंड में कितना था 33,000 का, तो कितने से इंक्रीज हुआ, तो 33 माइनस आप कर दोगे 15 विच इज 18 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज पूछ रहा है। अच्छा लिखेगा 33 क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस की तो बात ही नहीं हुई क्योंकि इंक्रीज को इसने बोर्ड भी किया हुआ है, देख लें। तो कितना इंक्रीज हुआ, 18 से इंक्रीज हुआ, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इंक्रीज की बात थी, तो यानी कि वर्डिंग्स को बहुत गौर से पढ़ना है। आते हैं आगे। गॉर्डन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर, रेवेन्यू दिए में, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मार्कअप दिया हुआ है। गॉर्डन टू गुड्स 7,000 फॉर हिज ओन यूज, ओन यूज के लिए इसने ड्राइंग्स की हैं, मगर ये ड्राइंग्स जो है वो गुड्स की ड्राइंग्स हैं। सवाल बोला है व्हाट वर द परचेजेस, कैलकुलेट करो, परचेज कैलकुलेट करो, यानी कि रेशियोज का सवाल है। आगे चेक करते हैं बेटा। मार्कअप 50% है, मार्कअप 50% है, इसका मतलब आपने जो सेल्स की होंगी वो की होंगी 150% की, और आपकी कॉस्ट हमेशा होती है 100%, ये मैंने बताया था। तो सेल्स की अमाउंट आपके पास गिवन है 90,000 की, तो 90,000 आर द सेल्स, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर परचेजेस का गेम करेंगे, चेक करिएगा। तो 50 हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और वही जो हमने मल्टीप्लाई किया था 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और x की अमाउंट निकालेंगे, तो x की जो अमाउंट आएगी वो आएगी मेरे हिसाब से 60,000 की। चेक कर लेते हैं बेटा, 150 एक तो डिवाइडेड बाय 150 विच इज 60,000, तो x आ गया 60,000 का। इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो आ गई वो 60,000 की आ गई। सवाल बोल रहा है परचेजेस फाइंड करो, तो परचेजेस कैसे फाइंड होंगी बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस, परचेजेस नहीं है तो उसको ले लो x, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, मगर बीच में आपको यहाँ गुड्स की ड्राइंग भी दी हुई है, तो गुड्स की ड्राइंग भी परचेजेस से माइनस हो जाएंगी, तो गुड्स की ड्राइंग भी माइनस आ जाएगा 7,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस गुड्स की ड्राइंग जो की है, एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 2,000, ये भी माइनस हो जाएगी, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट, और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट जो है वो मैं निकाल चुका हूँ 60,000 की। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, ये 60,000 है, ये -7 है, ये -2 है, ये दोनों वहां जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 + 7 + 2, और ये +8 है, वहां जाके हो जाएगा -8, तो ये 67 + 2 69, एंड 69 - 8 इज 61,000। तो ये है पूरा, यानी कि मैंने x को अकेला कर दिया और सबको वहां भेज दिया, तो मेरे पास जो अमाउंट आई है वो आई है 61,000 की, एंड 61,000 बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं बेटा आगे 29 वाली, 29 वाली क्या बोल रही है, चेक कर लेते हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ट्रेडर ने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेज वगैरह दिए हुए, सही है। सवाल बोल रहा है व्हाट आर द ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस, पेबल है तभी तो आपने, पेबल है आपने खरीदा होगा उससे माल, मल्टीप्लाई बाय 365 क्योंकि डेज में निकालना होता है आपको। चेक करते हैं ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड पेबल है 9765, क्रेडिट परचेजेस याद रखना, क्रेडिट परचेजेस कितनी है, ये है, यानी कि ये कैश की अमाउंट ऐसे ही दी हुई थी, ये रेवेन्यू की अमाउंट कंफ्यूज करने दी हुई थी, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, तो ये कर दूंगा 115,000 मल्टीप्लाई बाय 365, जो मेरे पास अमाउंट आएगी वो चेक कर लेते हैं, 9765 डिवाइडेड बाय 115,000, आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 365 विच इज 30.99, 30.99 को मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 31 डेज, 31 डेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लिखा हुआ ऑप्शन डी, 31 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक करते हैं आगे, तो ये फॉर्मूले का गेम है, ये भी आपका रेशियोज का सवाल था। अब आते हैं 30 वाला। ऑन 1 जनवरी 2019 द करंट एसेट टोटल 16,000 एंड द करंट रेशियो वाज 2:1, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज,
तो बोला आपकी जो करंट एसेट थे वो थे 16,000 रुपए के, और आपका आंसर है 2:1। 2:1 का मतलब जरा गौर से देखिएगा, 2:1 आपका आंसर है। इसका मतलब ये जो पहली अमाउंट होती है ना वो करंट एसेट की होती है, जो ये 1 है ना ये करंट लाइबिलिटीज की है। तो आपकी जो लाइबिलिटीज थी वो थी, यानी कि आपकी करंट एसेट थे आपके डबल थे आपकी लाइबिलिटीज से। तो अगर करंट एसेट आपके 16,000 रुपए हैं तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है 8,000 रुपए होगी, क्योंकि इससे आंसर 2:1 ही आएगा, और फिर 2:1 इस तरह आ जाएगा। तो ये तो हमें समझ आ रही है, यानी कि शुरू में हमारी लाइबिलिटी कितनी थी? 8,000 रुपए की। कैसे रीड हुआ? 2:1 से रीड हुआ, यानी कि करंट एसेट डबल और वो उसके आधे। सिंपल इज दैट। आते हैं ऑन 31 दिसंबर 2019। अब मैं यहाँ वर्किंग कर चुका हूँ। ऑन 31 दिसंबर 2019 द करंट लाइबिलिटीज हैज इंक्रीज्ड बाय 50%। बोला यार जो पुरानी वाली जो थी ना, पुरानी वाली हमने कैलकुलेट कर ली है, आसानी हो गई हमारे लिए। 8,000 की थी, उससे 50% इंक्रीज हो गई, एंड द करंट रेशियो वाज 1.5:1। यानी कि ये कह रहा है कि भाई करंट लाइबिलिटी जो थी ना वो 50% से इंक्रीज हो गई। अभी 8,000 है। सवाल हमने बोला है करंट एसेट निकालना है, सवाल ने बोला है करंट एसेट निकालना है, करंट एसेट नहीं पता तो करंट एसेट लिख दो एक्स। और लाइबिलिटीज कितनी थी? पहले पहले 8,000 थी, 8,000 में 150% की इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब ये 150% हो गई, इसका मतलब ये हो गई 12,000 की। अब इसको अगर मैं और तोड़ूं, तो अगर मैं यूं कर दूं कि 8,000 से 50% से अगर इंक्रीज हुई तो 8,000 का 50% निकालूंगा विच इज 4,000। 4,000 रुपए से इंक्रीज हुई है। पहले कितनी थी बेटा? 8। 8 में 4 प्लस करूंगा तो 12,000 हो गई। सिंपल इज दैट। तो 12,000 रुपए से आपकी लाइबिलिटी हो गई इंक्रीज, मतलब टोटल लाइबिलिटी हो गई 4,000 रुपए से इंक्रीज और पुराना 8,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आ गया आपकी लाइबिलिटी। और आपका करंट रेशियो कितना है बेटा? 1.5:1। 1.5:1। तो अब x निकालने के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। तो x निकालने के लिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 18,000 का। चेक कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1.5 विच इज 18,000। तो x आपका आ गया 18,000, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसने थोड़ी वर्किंग किया करवाई थी, कैलकुलेशन करवाई थी। अब आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 12,000 को जो है 1.5 है ना, तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे। 12,000 1.5 है तो 1 और 0.5, तो 12,000 का आधा कितना होता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ये और 12,000 रुपये ये, तो ये दोनों मिलके 18,000 हो जाएंगे। इस तरह भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते थे, कोई मसले वाली बात नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता था। तो आपके पास आंसर आ गया 18,000 का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं आगे 31। अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। रेशियोज के सवाल। एयर 1 में 1.2:1 है, 1.4:1 है, 1.6:1 है। अब सवाल बोल रहा है विच वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशियो। पहले तो हमें समझना है लिक्विड रेशियो एसिड रेशियो होता क्या है। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं है, ये सारे एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज है, सारे वो एसेट जिसमें इन्वेंट्री शामिल नहीं है। अब बोल रहे हैं यार ये पहले 1.2 था, फिर 1.4 हो गया, फिर 1.6 हो गया, तो इससे क्या चेंजेस हुए? ये हमें क्या रीड करना सिखा रहा है, आज चेक करते हैं बेटा। ऑप्शन है इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग। हाँ तो इन्वेंट्री की बात ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, इन्वेंट्री तो है ही नहीं। ऑप्शन ए को कर दिया एलिमिनेट। अब आते अदर पेबल्स आर डिक्रीजिंग। अदर पेबल्स का मतलब ये अदर पेबल्स आपकी लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी कहाँ आती है बेटा? लाइबिलिटी आती है इधर डिनोमिनेटर में। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब आपका करंट रेशियो जो है, ये लिक्विड रेशियो जो है वो लिक्विड रेशियो बढ़ेगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर लिक्विड रेशियो बढ़ रहा है 1.2 1.4 1.6। ठीक है, ये ऑप्शन समझ आ रहा है। आते हैं बेटा सी वाले पे। ट्रेड पेबल्स आर इंक्रीजिंग। ट्रेड पेबल इंक्रीजिंग यानी कि ट्रेड पेबल मतलब आपकी लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लिक्विड रेशियो तो डिक्लाइन होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है चेंजेस हैं और यहाँ बढ़ रहा है आपके सामने देख लें 1.2 1 से 1.4 1.4 से 1.6। ट्रेड रिसीवेबल्स आर डिक्रीजिंग। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि आपका एसेट है, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो लिक्विड रेशियो कम होगा, यहाँ पर तो बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी मेरी काम आ रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 32 पे। विच यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इंटरेस्टेड इन पास्ट परफॉर्मेंस एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन वेयर नेसेसरी। कि भाई कौन ऐसा यूजर है जो मेरी पास्ट परफॉर्मेंस से जज करेगा और फिर उसी हिसाब से एक्शंस लेगा। क्या मेरे सप्लायर्स हैं, क्या मेरे इन्वेस्टर्स हैं, क्या मेरे गवर्नमेंट है, मैनेजर्स हैं, जो फॉरेन एक्शन लेगा, जो बिजनेस से ताल्लुक रखता है। तो मेरा इन्वेस्टर तो होगा नहीं भाई, इन्वेस्टर तो देखेगा यार रेशियोज वगैरह क्या चल रहे हैं, क्या मामलात हैं, कि बिजनेस कितना लिक्विडिटी, बिजनेस के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। गवर्नमेंट का काम है बस टैक्स वैक्स लेना, सप्लायर्स का काम है भाई पैसा दो मामला क्लियर करो। तो मैनेजर्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, कि मैनेजर्स जो है वो बेसिकली देखेंगे कि यार अब मुझे एक्शन क्या लेना है, अब मुझे आगे जाके क्या करना है, आगे जाके मैं अपने सप्लायर्स के साथ क्या गेम करूँ, क्या पेबल्स के साथ क्या गेम करूँ, आगे फ्यूचर में मैं अपने बिजनेस को कहाँ देख रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 बात है बेटा।
33 बोला है राशिद फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ही पेड रेंट ऑन 1 फरवरी, 1 मई, 1 अगस्त एंड 1 नवंबर। गौर से देखिएगा, राशिद ने 1 फरवरी को इसने अपना रेंट दिया, तो फेब को दिया, फेब का, मार्च का, अप्रैल दे दिया। फिर मई पे आया, मई में दिया, मई का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का दे दिया, जून का दे दिया, जुलाई का दे दिया। फिर अगस्त में आया, अगस्त का दिया, सितंबर का दिया, अक्टूबर का दिया। फिर नवंबर में आया तो नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया, जनवरी का दिया। तो इसका मतलब इसका साल खत्म हो रहा है दिसंबर तक, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। मगर ये जो जनवरी का पे किया है, ये इसने एडवांस पे कर दिया है। सही है भाई, हर 3 महीने से ये पे कर रहा है, क्वार्टरली पे कर रहा है। एंड एडजस्टमेंट वाज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर रेंट प्रीपेड, और इसने रेंट प्रीपेड की एडजस्टमेंट भी की है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। अब बोल रहा है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज अप्लाइड, इसने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है इसमें, जो रेंट प्रीपेड की जो इसने वर्किंग की है, इसने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है। चेक करते हैं बेटा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं किया ना इसने। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, डबल एंट्री पास करो। इसने रेंट प्रीपेड किया है, प्रीपेड मतलब जो चीज प्रीपेड कर दी वो उसने अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो कर दी है। क्या ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, क्या ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, क्या ये डुअल एस्पेक्ट है, या मैचिंग कॉन्सेप्ट है। सर ऑब्वियस सी बात है, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट के। ये क्या कर रहा है, अपने रेवेन्यूज को और अपने एक्सपेंसेस को मैच कर रहा है। मैचिंग स्लैश अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई, अक्रूड भी रिकॉर्ड करो, प्रीपेड भी रिकॉर्ड करो। तो इसने प्रीपेड रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आवश्यक नहीं है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की गेम में कुछ और है, मनी मेजरमेंट भी नहीं है और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। तो 33 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं आगे, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है, चेक करते हैं। अकाउंटिंग मेथड्स मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली, यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, गोइंग कंसर्न के बिजनेस चलता रहे। ऑप्शन बी है, इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, फ्यूचर में ये आगे कंटिन्यू करेगा, तो इसका मतलब ये है गोइंग कंसर्न का असल मायने। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी डी भी सुना देता हूँ आपको कि ऑप्शन सी बोल रहा है रेवेन्यू इज अर्नड व्हेन लीगल टाइटल टू गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। रेवेन्यू कब अर्न किया जाता है, यानी कि ये बेसिकली मैचिंग और अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है हमें। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज बीइंग कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओनर, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यानी कि यहाँ पर सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है। आते हैं ऑप्शन 35 पे, आखिरी एमसीक्यू है। ब्रेड परचेज अ मशीन फॉर 1000 on 1 January 2019. The machine was expected to last for 4 years. मशीन की जो औकात थी वो 4 साल की थी। And have no residual value, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। On 31 दिसंबर 2019, यानी कि साल के आखिरी डेट को, द सेम मशीन कॉस्ट 1200 टू परचेज। वही सेम मशीन जो उसने साल के शुरू में 1000 रुपए की खरीदी थी, वो उसको 1200 रुपए की मिल रही है भाई। एट विच वैल्यू शुड द मशीन बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 31 दिसंबर 2019 को ये कौन सी वैल्यू डालेगा, गौर से देखिएगा। ये है करंट कि ऑन 31 दिसंबर 2019 द सेम मशीन कॉस्ट 1200 रुपए टू परचेज। सेम मशीन की जो वैल्यू थी वो 1200 रुपए की थी साल के आखिरी दिन को। अब पहले तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले क्या बोल रहा है, एट विच वैल्यू शुड द मशीन बी इंक्लूडेड, कौन सी वैल्यू पे मशीन इंक्लूड होगी एसओएफपी में। ऑप्शन ए देखते हैं, करंट कॉस्ट विद नो डेप्रिसिएशन, यानी कि जो 1200 रुपए इसमें ये लगेगी, इसमें कोई डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। करंट कॉस्ट विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन, करंट कॉस्ट विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आपने 31 दिसंबर 2019 को खरीदी है, तो इधर तो डेप्रिसिएशन अभी लगी नहीं ना भाई, वो तो अगले साल लगेगी। यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। अब चेक करते हैं सी पे, ओरिजिनल परचेज प्राइस विद नो डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल परचेज प्राइस का मतलब ये है कि आपने 1000 रुपए की खरीदी थी, क्या वो आएगी, और उसमें नो डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन नहीं आएगी बेटा, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि एक साल खत्म हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन तो आएगी ना, क्योंकि 31 दिसंबर को हम खड़े में अभी। तो ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या है, चेक करें, ओरिजिनल परचेज प्राइस विद 1 ईयर्स डेप्रिसिएशन, कि ओरिजिनल परचेज प्राइस थी 1000 रुपए की और एक साल की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि ये 1 जनवरी को खरीदा है 19 को, और मैं खड़ा हूँ 31 दिसंबर को, तो पूरे साल इसको हो गया मशीन को, तो 1000 रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी और एक साल की इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, फिर उसकी नेटबुक वैल्यू निकलेगी, तो वो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ओरिजिनल परचेज प्राइस विद 1 ईयर्स डेप्रिसिएशन। तो ये था मई जून 2020 वेरिएंट 11। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये मैंने आपको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके दे दिया है। आई होप आई एम क्लियर। मिलते हैं अगली रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम।